वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्सिडरी के बारे में जो कि बिलोंग तो टाटा ग्रुप से करती है। अब टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है यानी थोड़ी बहुत कुछ उसमें बात तो होनी चाहिए। इसमें टाटा केमिकल्स जो स्टॉक है इसका 55% का स्टेक देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो सेक्टोरियल पीई के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ एक और इसमें अटेंशन ग्रैबिंग वाली बात ये भी देखने को मिलती है कि ये स्टॉक में एफआई का जो होल्डिंग है, ये एफआई का होल्डिंग करीबन 14.20% है। डीआई का होल्डिंग की बात करें तो 11.20%, यानी टोटल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 35.40% का देखने को मिल रहा है। अब एक ऐसा स्टॉक जो कि अंडर वैल्यूड है, टाटा कंपनी की सब्सिडरीज में आ रहा है, उसके अलावा सेक्टोरियल पीई के हिसाब से वो स्टॉक अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ ही एफआईएस और डीआईएस इसमें बहुत इंटरेस्टेड देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमें ऐसे स्टॉक के बारे में स्टडी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये सब्सिडरी स्टॉक, ये पेनी स्टॉक, ये एक माइक्रो मिनी टाइप का स्टॉक जो है ये हमारे लेने के रेंज में है भी या नहीं। क्योंकि अगर ये स्टॉक में दम है बाय करने का तो डेफिनेटली हम इसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, नहीं है तो इग्नोर भी कर सकते हैं। और ये हम कैसे करेंगे, इसका टोटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये कंपनी का बिजनेस क्या है। तो बिजनेस की बात करें ओवरऑल कंपनी का तो की प्लेयर ये एग्री इनपुट स्पेस में देखने को मिलता है, यानी क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स में इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स या हार्बिसाइड्स जो है वो ये सेल करते हैं। साथ ही साथ सॉइल प्लांट हेल्थ के बारे में प्रोडक्ट्स जो है वो भी ये सेल करती है कंपनी। सीड्स भी करती है। अब ये B2B B2C दोनों में काम करती है, यानी बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस में भी ये एक्सपोर्ट का और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात कर ले तो इसके बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो कि गुजरात महाराष्ट्र दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर देख ले कंपनी के, क्योंकि अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी भी है पर रिस्क फैक्टर अगर उसमें है तो हमें डेफिनेटली वो रिस्क फैक्टर देख लेने चाहिए। और वो देखने के पहले हमें इसके फंडामेंटल्स देख लेने चाहिए ताकि हमें फंडामेंटल से अंदाज़ा आ जाए कि इसमें रिस्क फैक्टर कौन से हैं, कंपनी में बेनिफिटेड पॉइंट कौन से हैं, स्ट्रैटेजिकल स्ट्रेंथ हम जिसको बोल सकते हैं, कुछ की फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ हमारा असेसमेंट भी होने वाला है। ये सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले चलो हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स शॉर्ट में। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 4000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, 4835 यानी 4000 के आसपास का। स्टॉक P28 है, सेक्टोरियल पी से कंपेयर करने के बाद ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। सेक्टोरियल पी करीबन 30 से 31 के बीच में देखने को मिलता है। वहीं पे ROCE की बात करें तो 10 है, ROE 6 है, एवरेज है जो कि ओके देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 9 का है, फेस वैल्यू 1 है, यानी किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1 है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग ये स्टॉक देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यानी डेप की अगर हम बात करें तो 61 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.03% का है। करंट असेट्स के साथ और इन्वेंट्री से कंपेयर करें तो हम वर्चुअली डेप फ्री कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री भी 770 करोड़ की एंड करंट असेट्स जो है 2260 करोड़ के। तो एक ह्यूज असेट्स के साथ ये कंपनी का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात कर ले तो सेल्स आप देख सकते हैं कि सेल्स यहाँ पे 2648 करोड़ से 2663 करोड़ एंड देन 770 करोड़ 2770 करोड़, यानी सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोइंग हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंसेस फ्लक्चुएट होंगे, कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस भी फ्लक्चुएट होंगे। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 92 करोड़, 148 करोड़, 125 करोड़, 176 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये हमें देखने को मिलता है। अगर किसी का टारगेट है एक्स्ट्रा इनकम के लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स वो ढूंढ रहा है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।
अगर हम बैलेंस शीट की बात कर ले तो रिजर्व्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ते हुए मैनर में देखने को मिल रहा है, बोरोइंग कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। वहीं पे टोटल असेट्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं कंपनी के। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें कैश फ्लो की एक बार बात करें तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव में 1 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मिनिमम स्टॉक्स में हमें देखने को मिलता है जो स्मॉल कैप या मिड कैप टाइप के हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो प्रमोटर का होल्डिंग 55.8% का है। वहीं पे अब अगर आप प्रमोटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप देख सकते हैं टाटा केमिकल लिमिटेड जो है इनके 55% का होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। इसीलिए हम इस स्टॉक को जो है टाटा की सब्सिडरी या टाटा का स्टॉक हम कंसिडर कर रहे हैं। जहाँ पे पूरे एफआईआई इंडियन मार्केट से आउटफ्लो कर रहे थे, वहीं पे यहाँ पे जो है एफआईआई ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है 14.20% और डीआईएस का स्लाइटली होल्डिंग कम हुआ है विच इज 11.20%। टोटल आप कर लो 35.40% के आसपास देखने को मिलेगा। पब्लिक यहाँ पे 19.12% देखने को मिल रही है। अब ये स्टॉक में हमने ये तो देख लिया कि फंडामेंटल ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं, अच्छे देखने को मिल रहे हैं, पर रिस्क फैक्टर क्या है स्टॉक का ले तो हमने जैसे कि देखा फंडामेंटल्स तो ओके है, अच्छे हैं, ग्रोइंग है, कंपनी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ के पीछे देखने को मिल रही है। मॉडरेटेड आरओई और आरओसीए जो कि अच्छे हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आरओई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेडली अच्छा है। एक्सपोर्ट का रिस्क जो है 2025 के हिसाब से डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है। ग्लोबल ओवर सप्लाई और टैरिफ का इशू हम ये सब चीज़ें जानते हैं, बट स्टिल कंपनी जो है हमें ग्रोथ के वे पे देखने को मिलती है। अगर वहीं पे हम एग्री इनपुट्स कंपनियों की डिमांड की बात करें तो एग्री इनपुट कंपनियों की डिमांड थोड़ी साइक्लिक देखने को मिलती है, कभी अच्छी कभी नहीं, अकॉर्डिंग टू वेदर के ऊपर हमें एग्रीकल्चरल जो डिमांड है वो हमें फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिलती है, तो ये हमेशा रिस्क बना रहेगा। कंपटीशन की बात कर लें तो यहाँ पे एग्रोकेमिकल्स और सीड्स में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सेक्टर में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और इन सब में से ग्लोबल प्लेयर अगर आपको बनना है या बहुत सारे लोकल और ग्लोबल प्लेयर है और आपको इनसे कॉम्पीट करना है तो आपको कंसिस्टेंसी से ही अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अब इन्वेस्टर का रिस्क क्या है? एग्रीकेमिकल कंपनीज जो हैं ये हमेशा इन्वेंट्री रिस्क यानी ट्रेड स्टॉक में इनके प्रेशर बना रहता है कैश फ्लो का, क्योंकि ये जो एग्रोकेमिकल स्टॉक्स होते हैं ये पूरी तरह से फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिलते हैं। रेगुलेटरी रिस्क भी देखने को मिलता है, पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन से लेके एनवायरमेंट नॉर्म्स तक के सारे ही रिस्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्सपोर्ट्स के रेगुलेशंस भी यहाँ पे रिस्क में हम ऐड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ की बात कर ले कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है या डिस्ट्रीब्यूशन, और एडवांटेज इसका ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रिच है, बहुत वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। इसके डीलर्स और रिटेलर्स बहुत अच्छे हैं, डीप पेनिट्रेशन है इनका रूरल और एग्रीकल्चर मार्केट में। 80 से 90% के बिटवीन इनका इंडिया में ही मार्केट देखने को मिलता है और 10 to 15% इनका एक्सपोर्ट में देखने को मिलता है। ब्रांड और ट्रस्टेड जो ब्रांड और ट्रस्ट है ये बिजनेस डिकेड से चलता आ रहा है। टाटा का इकोसिस्टम ये गुड ब्रांड क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही बजाना जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी इनका एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। इनोवेटिव लीड है, उसके अलावा डिजिटलाइजेशन और फार्मर एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लो लिवरेज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके अलावा हमें असेसमेंट्स की बात कर ले, हमारे वो करने से पहले ये स्टॉक कौन सा है हम ये देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। रेल्स इंडिया लिमिटेड का करंट स्टॉक प्राइस 248.50 पैसे देखने को मिल रहा है, जो कि उसके ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें 2956% के रिटर्न्स ये ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। और इसका जो चार्ट पैटर्न है 1999 से ये ट्रेडेड देखने को मिलता है और चार्ट पैटर्न में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलने के साथ साथ एक अच्छा शानदार अपवर्ड चार्ट ये देखने को मिलता है।
उससे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं एक टॉप के मोमेंटम में आके अच्छा खासा करेक्शन, देन टॉप, देन करेक्शन, देन टॉप, देन करेक्शन, ये वाला पैटर्न इसका है। तो जिन लोगों में ये पेशेंस नहीं है कि स्टॉक में करेक्शन आने के बाद हम बाय करें एक टॉप पोजीशन पे, नहीं, तो ये स्टॉक से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना के तो देगा लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं। अगर वहीं पे आप इस स्टॉक का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं -18% है, क्योंकि ये एक टॉप पे आके एक बॉटम लेता है, एक बॉटम आने के बाद फिर एक टॉप को करेक्ट करता है। तो जब भी ये अपने बॉटम पर आए तो फिर से वापस ये टॉप पे जाने के पहले वो पोजीशन पे आपको इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इस पे एक असेसमेंट की बात कर ले तो हम इस पे बता दें प्रोज या रीज़न फॉर कॉन्फिडेंस। स्टॉक पे कॉन्फिडेंस रहने का रीज़न हमारा ये है कि बहुत लो फाइनेंशियल रिस्क है, लो डेप है, नेट कैश भी हमें देखने को मिलती है, सॉलिड बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है, वो भी मल्टीपल वर्टिकल्स के साथ, क्रॉप प्रोटेक्शन प्लस सीड्स प्लस एसएचपी देखने को मिलता है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका जो फार्मर तक इकोसिस्टम का रिच है ये बहुत डीप है, रूरल प्रेजेंस इनका देखने को मिलता है। इंडिया में अगर रूरल प्रेजेंस ना हो तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टॉक का रेल्स इंडिया लिमिटेड का हमें बहुत डीप रूरल प्रेजेंस देखने को मिलता है। इनोवेशन और फोकस्ड की बात कर ले तो न्यू प्रोडक्ट एंड R&D सेंटर्स इनके देखने को मिलता है। जो गुड कैश है, जनरेटिंग एबिलिटी भी है इनके पास कि और भी कैश जनरेट कर सकते हैं। ग्रोथ और पे जो शेयर होल्डर को रिटर्न देना होता है डिविडेंड के फॉर्म में, ये भी बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी से ये स्टॉक देता है। छोटे पैकेज में बड़ा धमाका हम डेफिनेटली इस स्टॉक को बोल सकते हैं। इसके अलावा हम एक की रिस्क देख लेते हैं या जो चीज़ों को आपको मॉनिटर करना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय और अ स्टडी दिस स्टॉक। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो वोलेटिलिटी है, इसमें डिमांड, प्राइसिंग, प्रेजेंस, ग्लोबल कंपटीशन, इस चीज़ों को आपको इस स्टॉक को बाय करने के बाद हमेशा फोकस में रखना है कि ये किस तरह से उस सेक्टर्स में काम कर रहा है। अब एग्रीकल्चरल रिस्क की बात कर ले तो वेदर है, पेस्ट साइकिल है, फार्म इकोनॉमिक्स है, ये चीज़ें भी इसमें रिस्क फैक्टर में आ रही है, क्योंकि वेदर पे भी डिपेंड करेगा कि ये सारे पेस्टिसाइड और ये सारे जो इनके प्रोडक्ट है ये सेल होंगे नहीं होंगे, या यहाँ पे इनको कौन से लॉस या ये हो सकते हैं। अब रेगुलेटरी रिस्क भी है, एग्रोकेमिकल पे किसी तरह का अगर रेगुलेटरी रिस्क आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो भी फैक्टर्स आपको यहाँ पे देखने चाहिए। कंपटीशन की बात करें तो सीड बिजनेस में हाइब्रिड और ग्लोबल डोमेस्टिक प्लेयर्स दोनों तरह से इनको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो कंसिस्टेंसी से अगर ये आज जैसे ग्रोथ बता रहे हैं वैसे ही भविष्य में बताते रहे तो डेफिनेटली हम इसके बारे में थोड़ा कंसिडर स्टॉक को कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिंग रिस्क की बात कर ले तो न्यू प्रोडक्ट और डिजिटल इनोवेटिव्स की वजह से भी हम डेफिनेटली यहाँ पे इसको रिस्क फैक्टर में देख सकते हैं, जैसे जैसे एग्रीकल्चर में इनोवेशंस हमें देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक से रिलेटेड जो है हम जितने की फैक्टर्स चेक कर सकते थे हमने सारे चेक किए हैं। इसके फंडामेंटल ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ स्टॉक में कुछ रिस्क फैक्टर भी डेफिनेटली है। टाटा जैसे कंपनी की सब्सिडरी, ये इसको अगर हम कंसिडर करते हुए हम अगर इसमें इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं तो इसमें FIS भी ट्रस्ट कर रही है स्टॉक पे, DIS का भी ट्रस्ट देखने को मिलता है। आज की डेट में अंडर वैल्यूड स्टॉक होने के साथ साथ जो है ये स्टॉक के ग्रोइंग फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। हम इस स्टॉक को जो है बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, टॉप ग्रेड के, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। डेप ये कंसिस्टेंसी से लो कर रहा है स्टॉक विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर कि ये स्टॉक को ग्रोथ करने में या कंसिस्टेंसी से ग्रोथ में इसका इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन रिस्क फैक्टर को कंसिडर करते हुए आपको भी ये स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए, आपको इसकी डेफिनेटली स्टडी करनी चाहिए। एंड इफ यू वांट टू बाय देन बिफोर बाइंग प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज आई एम नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.